साम्यवाद एक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचारधारा है जो निजी स्वामित्व और लाभ आधारित अर्थव्यवस्थाओं को एक वर्गहीन आर्थिक प्रणाली के साथ बदलने की वकालत करती है, जिसके तहत उत्पादन के साधन, भवन, मशीनरी, उपकरण और श्रम निजी स्वामित्व के साथ सांप्रदायिक रूप से स्वामित्व में है। संपत्ति का या तो राज्य द्वारा प्रतिबंधित या गंभीर रूप से सीमित लोकतंत्र और पूंजीवाद दोनों के विरोध के कारण साम्यवाद को इसके समर्थकों द्वारा समाजवाद का एक उन्नत रूप माना जाता है। कुछ महत्वपूर्ण परिणाम साम्यवाद के। साम्यवाद एक सामाजिक और राजनीतिक विचारधारा है जो एक वर्गहीन समाज बनाने का प्रयास करती है, जिसमें व्यक्तियों के बजाय सभी संपत्ति और संपत्ति सांप्रदायिक रूप से स्वामित्व में होती है। साम्यवाद की विचारधारा 1848 में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स द्वारा विकसित की गई थी। एक सच्चा साम्यवादी समाज एक पूंजीवादी समाज के विपरीत है, जो लोकतंत्र, नवाचार और लाभ के लिए वस्तुओं के उत्पादन पर निर्भर करता है। सोवियत संघ और चीन साम्यवादी व्यवस्था के प्रमुख उदाहरण थे। जबकि 1991 में सोवियत संघ का पतन हो गया, चीन ने पूंजीवाद के कई मुक्त बाजार तत्वों को शामिल करने के लिए अपनी आर्थिक प्रणाली में भी भारी सुधार किया है। साम्यवाद का इतिहास। जबकि 1840 के दशक तक साम्यवाद शब्द का व्यापक रूप से उपयोग नहीं किया गया था। जिन समाजों को साम्यवादी माना जा सकता था उन्हें ग्रीक दार्शनिक प्लेटो द्वारा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के रूप में वर्णित किया गया था। अपने सुकराती संवाद गणराज्य में प्लेटो एक आदर्श राज्य का वर्णन करता है, जिसमें अभिभावकों का एक शासक वर्ग, मुख्य रूप से दार्शनिक और सैनिक, पूरे समुदाय की जरूरतों को पूरा करता है, क्योंकि संपत्ति का निजी स्वामित्व उन्हें स्वार्थी, भोगी, लालची और भ्रष्ट बना देगा। प्लेटो ने तर्क दिया कि शासक अभिभावकों को एक बड़े सांप्रदायिक परिवार के रूप में कार्य करना होगा, जिसमें सभी भौतिक वस्तुओं के साथ साथ पति, पत्नी और बच्चे भी हों। धर्म ने साम्यवाद के अन्य शुरुआती दर्शन को प्रेरित किया। बाइबल की अधिनियमों की पुस्तक में उदाहरण के लिए पहले ईसाइयों ने एकजुटता बनाए रखने और सांसारिक संपत्ति के निजी स्वामित्व से जुड़ी बुराइयों से बचने के एक तरीके के रूप में एक सरल प्रकार के साम्यवाद का अभ्यास किया। शुरुआती मठवासी आदेशों में भिक्षुओं ने गरीबी की शपथ ली, जिसके लिए उन्हें केवल एक दूसरे के साथ और गरीबों के साथ अपने कुछ सांसारिक सामान साझा करने की आवश्यकता थी। अपने दूरदर्शी 1516 के कार्य यूटोपिया में अंग्रेजी राजनेता सर थॉमस मोर एक काल्पनिक आदर्श समाज का वर्णन करते हैं, जिसमें पैसा समाप्त हो जाता है और लोग भोजन, घर और अन्य तमाम सामान साझा करते हैं। समकालीन साम्यवाद पश्चिमी यूरोप में 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी की शुरुआत में हुई औद्योगिक क्रांति से प्रेरित था। क्रांति, जिसने कुछ लोगों को एक तेजी से गरीब श्रमिक वर्ग की कीमत पर बड़ी संपत्ति प्राप्त करने की इजाजत दी, ने प्रशिया के राजनीतिक कार्यकर्ता कार्ल मार्क्स को यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रोत्साहित किया कि आय असमानता से उत्पन्न वर्ग संघर्ष अनिवार्य रूप से साधनों के सामान्य स्वामित्व वाले समाज को जन्म देगा। उत्पादन का विस्तार सभी के द्वारा समृद्धि को साझा करने की अनुमति देगा। 1848 में कार्ल मार्क्स ने जर्मन अर्थशास्त्री फ्रेडरिक एंगेल्स के साथ द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा, जिसमें उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि गरीबी, बीमारी और छोटे जीवन की समस्याएं जो सर्वहारा वर्ग को पीड़ित करती हैं, श्रमिक वर्ग को पूंजीवाद को साम्यवाद में बदलकर ही हल किया जा सकता है। साम्यवाद के तहत, जैसा कि मार्क्स और एंगल्स द्वारा कल्पना की गई थी, औद्योगिक उत्पादन के प्रमुख साधन कारखाने, मिलें, खदानें और रेल मार्ग सार्वजनिक रूप से स्वामित्व में होंगे और सभी के लिए संचालित होंगे। मार्क्स ने भविष्यवाणी की थी कि पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने के बाद साम्यवाद का एक पूर्ण रूप से साकार रूप वर्ग विभाजन या सरकार से मुक्त एक सांप्रदायिक समाज में परिणत होगा, जिनमें वस्तुओं का उत्पादन और वितरण सिद्धांत पर आधारित होगा। प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने कई अनुयायियों में से विशेष रूप से रूसी क्रांतिकारी व्लादिमीर लेनिन ने एक साम्यवादी समाज के मार्क्स के दर्शन को अपनाया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ नाजी जर्मनी द्वारा प्रस्तुत फांसीवाद खतरे से लड़ने में अन्य यूरोपीय साम्यवादी और समाजवादी शासनों ने
शामिल हो गया। हालांकि युद्ध के अंत में सोवियत संघ और इसके अधिक राजनीतिक रूप से उदारवादी वारंस पैक्ट उपग्रह देशों के बीच हमेशा अस्थिर गठबंधन को समाप्त भी कर दिया, जिससे यूएसएसआर को पूर्वी यूरोप में साम्यवादी शासन स्थापित करने की अनुमति मिली। 1917 की रूसी क्रांति ने 1922 में व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर संघ के गठन का नेतृत्व किया। 1930 के दशक तक लेनिन के उदारवादी साम्यवाद के ब्रांड को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा बदल दिया गया, जो कि जोसेफ स्टालिन के अधीन था। रूसी समाज के सभी पहलुओं पर पूर्ण सरकारी नियंत्रण लागू किया। साम्यवाद के अपने कठोर अधिनायकवादी अनुप्रयोगों की अगणनीय मानवीय लागत से बावजूद स्टालिन ने सोवियत संघ को एक पिछड़े देश से विश्व महाशक्ति में बदल दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के राजनीतिक तनाव और वैश्विक सैन्य महाशक्ति के रूप में अपनी स्थिति को बनाए रखने की आर्थिक निकासी ने धीरे धीरे पूरे जर्मनी और पोलैंड जैसे पूर्वी ब्लॉक साम्यवादी उपग्रह देशों पर सोवियत संघ की पकड़ कमजोर कर दी। 1990 के दशक तक एक वैश्विक राजनीतिक ताकत के रूप में साम्यवाद का प्रसार तेजी से कम हो गया। आज केवल चीन, क्यूबा, उत्तर कोरिया, लाओस और वियतनाम के राष्ट्र साम्यवादी राज्यों के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसके कुछ प्रमुख सिद्धांत, जबकि सबसे व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त साम्यवादी देशों जैसे कि सोवियत संघ, चीन और यूगोस्लाविया ने अपने स्वयं के मॉडल विकसित किए, जो समय के साथ एक दूसरे से भिन्न थे। शुद्ध साम्यवादी विचारधारा की 6 परिभाषित विशेषताओं की अक्सर पहचान की जाती है। उत्पादन के साधनों का सामूहिक स्वामित्व, अर्थात उत्पादन के सभी साधन जैसे कारखाने, खेत, भूमि, खान, परिवहन और संचार प्रणाली के स्वामित्व नियंत्रण में है। निजी संपत्ति का उन्मूलन, अर्थात जैसा कि सामूहिक स्वामित्व का तात्पर्य है, उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व निषिद्ध है। विशुद्ध रूप से साम्यवादी राज्य में व्यक्तिगत नागरिकों को जीवन की आवश्यकताओं के अलावा कुछ भी नहीं रखने का अनुमति है। निजी स्वामित्व वाले व्यवसायों का संचालन समान रूप से प्रतिबंधित है। लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद, कम्युनिस्ट पार्टियों का आधिकारिक आयोजन और निर्णय लेने का सिद्धांत। लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद एक ऐसी प्रथा है जिसमें नाम मात्र की लोकतांत्रिक मतदान प्रक्रिया द्वारा पहुंचे राजनीतिक निर्णय पार्टी के सभी सदस्यों प्रभावी रूप से सभी नागरिकों पर बाध्यकारी होता है, जैसा कि लेनिन ने कल्पना की थी। लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद पार्टी के सदस्यों को राजनीतिक चर्चा और राज्य के विचारों में भाग लेने की अनुमति देता है, लेकिन निर्णय लेने के बाद उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी लाइन का पालन करने के लिए मजबूर करता है। केंद्रीय नियोजन अर्थव्यवस्था एक कमांड अर्थव्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है। एक केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें एक केंद्रीय प्राधिकरण, आमतौर पर साम्यवादी राज्यों में सरकार उत्पादों के निर्माण और वितरण के संबंध में सभी निर्णय लेती है। केंद्रीय रूप से नियोजित अर्थव्यवस्थाएं मुक्त बाजार अर्थव्यवस्थाओं से भिन्न होती है, जैसे कि पूंजीवाद देशों में, जहां ऐसे निर्णय व्यवसायों और उपभोक्ताओं द्वारा आपूर्ति और मांग के कारकों के अनुसार किए जाते हैं। आय असमानता का उन्मूलन, सिद्धांत रूप में प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार मुआवजा देकर आय में अंतर को समाप्त कर दिया जाता है। राजस्व, ब्याज, आय, लाभ, आय असमानता और सामाजिक आर्थिक वर्ग घर्षण को समाप्त करने में समाप्त हो जाता है और धन का वितरण न्यायपूर्ण और निष्पक्ष आधार पर पूरा होता है। दमन, लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक विरोध और आर्थिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित या दमित किया जाता है। अन्य बुनियादी व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रताओं का भी दमन किया जा सकता है। ऐतिहासिक रूप से साम्यवादी राज्यों जैसे कि सोवियत संघ को जीवन के अधिकांश पहलुओं पर सरकारी नियंत्रण की विशेषता थी। पार्टी लाइन के पालन में सही सोच को जबरदस्ती प्रोत्साहित किया गया था, जो अक्सर स्वामित्व वाले और नियंत्रित मीडिया द्वारा उत्पादित प्रचार को धमकी देता था। साम्यवाद और समाजवाद के बीच सटीक अंतर पर लंबे समय से बहस चल रही है। यहाँ तक कि कार्ल मार्क्स ने भी इन शब्दों का परस्पर उपयोग किया। मार्क्स ने समाजवाद को पूंजीवाद से साम्यवाद में संक्रमण के पहले चरण के रूप में देखा। आज साम्यवाद की पहचान अक्सर साम्यवाद से समाजवाद से की जाती है। हालांकि जब वे कई विशेषताओं का साझा करते हैं तो दोनों सिद्धांत अपने लक्ष्य और इसे कैसे प्राप्त किया जाता है में महत्वपूर्ण रूप से भिन्न होते हैं। साम्यवाद का लक्ष्य पूर्ण सामाजिक समानता का स्थापना और सामाजिक वर्गों का
उन्मूलन है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व को समाप्त कर दिया जाए। आर्थिक उत्पादन के सभी पहलुओं को केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाए। इसके विपरीत समाजवाद मानता है कि सामाजिक वर्ग अनिवार्य पूर्ण रूप से मौजूद रहेंगे और उनके बीच के अंतर को कम करने का प्रयास करता है। समाजवाद के तहत उत्पादन के साधनों पर सरकार की शक्ति लोकतांत्रिक नागरिक भागीदारी द्वारा नियंत्रित होती है। एक आम गलतफहमी के विपरीत समाजवाद के निजी स्वामित्व की अनुमति देता है। साम्यवाद के विपरीत समाजवाद व्यक्तिगत प्रयास और नवीनता का पुरस्कार देता है। आधुनिक समाजवाद सामाजिक लोकतंत्र का सबसे आम रूप लोकतंत्र प्रक्रियाओं के माध्यम से धन और अन्य सामाजिक सुधारों के समान वितरण को प्राप्त करने के लिए काम करता है और आमतौर पर एक मुक्त बाजार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ सह अस्तित्व में है। उदाहरण, पूरे इतिहास में कम्युनिस्ट शासन के उल्लेखनीय उदाहरणों में पूर्व सोवियत संघ और कम्युनिस्ट चीन, क्यूबा और उत्तर कोरिया के आधुनिक समय के देश में शामिल है। सोवियत संघ आज पूर्व सोवियत संघ को अभी भी व्यापक रूप से कार्यवाही में साम्यवाद के प्रोटोटाइपिक उदाहरण के रूप में माना जाता है। 1927 से 1953 तक जोसेफ स्टालिन और 1953 से 1964 तक उनके उत्तराधिकारी निकिता खुश्चेव के तहत सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी ने सभी प्रकार के असंतोष पर रोक लगा दी और कृषि, बैंकिंग और औद्योगिक सहित सोवियत अर्थव्यवस्था की आक्रामक ऊंचाइयों पर नियंत्रण कर लिया। उत्पादन केंद्रीय नियोजन की साम्यवादी प्रणाली से तेजी से औद्योगिकरण को सक्षम किया। 1953 में सोवियत संघ ने अपना पहला हाइड्रोजन बम विस्फोट कर दुनिया को चौंका दिया। 1950 से 1965 तक सोवियत संघ का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में तेज दर से बढ़ा। कुल मिलाकर हालांकि सोवियत अर्थव्यवस्था अपने पूंजीवादी लोकतांत्रिक समकक्षों की तुलना में बहुत धीमी गति से बढ़ी। शीत युद्ध के दौरान सोवियत केंद्रीय आर्थिक पंचवर्षीय योजनाओं ने औद्योगिक और सैन्य उत्पादन पर आर्थिक जोर दिया, जिससे उपभोक्ता वस्तुओं का पुराना कम उत्पादन हुआ। कम स्टॉक वाली किराना दुकानों पर लंबी लाइनें सोवियत जीवन का एक हिस्सा बन गई। कमजोर उपभोक्ता खर्च आर्थिक विकास पर एक दबाव बन गया। कमी ने काला बाजारों को जन्म दिया, जो अवैध होते हुए भी कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर भ्रष्ट नेताओं द्वारा समर्थित थे। 6 दशकों की कमी, भ्रष्टाचार और उत्पीड़न से बढ़ते हुए असंतुष्ट सोवियत लोगों ने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में सुधार की मांग की। मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा 1985 में शुरू किए गए ये सुधार प्रयास, जिन्हें पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट के रूप में जाना जाता है, न केवल आर्थिक गिरावट को रोकने में विफल रहे, उन्होंने सार्वजनिक असंतोष के स्रोतों पर अपनी पकड़ ढीली करके कम्युनिस्ट पार्टी के अंत की संभावना को तेज कर दिया। 1989 तक बर्लिन की दीवार गिर गई और 1951 तक सोवियत संघ 15 अलग अलग राज्यों में बिखर गया। 1949 में माओ त्से तुंग की कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन पर नियंत्रण हासिल कर लिया। सोवियत संघ में दुनिया के दूसरे प्रमुख मार्क्सवादी लेनिनवादी राज्य के रूप में शामिल हो गया। कम्युनिस्ट पार्टी लाइन के निर्विवाद पालन पर अपनी हिंसा, वंचना और स्टील मजबूत आग्रह में चीन में माओ का शासन जोसेफ स्टालिन के समान था। चीन में एक औद्योगिक क्रांति की चिंगारी की उम्मीद में माओ की 1958 के ग्रेट लीप फॉरवर्ड योजना ने ग्रामीण आबादी को 1962 तक असंभव मात्रा में स्टील का उत्पादन करने का आदेश दे दिया। उपयोग करने योग्य स्टील के बजाय योजना ने 15 से 45 मिलियन लोगों के बीच मारे गए महान चीनी अकाल का उत्पादन किया।